Okay, so in yesterday's class, we ended up with the buffer capacity. We just had a look on the mathematical expression of this, which we wrote 2.303 into A into B upon A plus B. Can you just recall what was A and what was B? A और B क्या चीजें थी? कौन से नंबर है A और B? मोल्स नहीं थे, मोल्स नहीं थे, क्योंकि जब आप ये वर्ड बोल रहे हो ना, मोल्स ऑफ वीक एसिड इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो बेसिकली वो क्या बन गया? मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ द वीक एसिड, मोलैरिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, या मोलैरिटी ऑफ वीक बेस multiplied by molarity of conjugate acid and the total sum of the molar concentration of both component in the buffer solution. तो एक बार अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे पहुंचते हैं कि ये डिराइव कैसे हुआ. हमारे लिए बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन थी हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन इनटू चेंज इन पीएच. हमने ये एक्सप्रेशन देख लिया था कल क्लास में, लिख लिया था. बफर कैपेसिटी डिफाइन कैसे की थी कि अगर 1 लीटर बफर सॉल्यूशन हो, 1 लीटर, और 1 यूनिट का चेंज पीएच में लेके आना है, तो उस बफर सॉल्यूशन में कितने मोल्स एसिड और बेस के ऐड करने पड़ेंगे. सपोज आई हैव ए बफर सॉल्यूशन जिसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की I have, let's say, A moles and its B moles in 1 liter buffer solution. We have, I am assuming that we have a buffer solution which is 1 liter in the volume और इसके जो दो कंपोनेंट है, वीक एसिड विच इज एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, आई हैव, लेट्स से, इट्स A moles एंड इट्स B moles. और अगर मैं इस सॉल्यूशन की पीएच का एक्सप्रेशन देखूं तो एसिडिक बफर होने के कारण आई कैन अप्लाई हेंडरसन इक्वेशन pH is equal to pKa of this weak acid plus log of molar concentration of sodium acetate. So moles of sodium acetate upon volume of buffer solution divided by moles of weak acid upon volume of buffer solution. और क्योंकि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन मैंने लिया, उस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट के सपोज B मोल्स हैं और वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन इज से 1 लीटर. तो अगर मैं यहां ये वैल्यू मोलैरिटी की रख रहा हूं तो इट इज pKa प्लस लॉग ऑफ B बाई A. सपोज दिस इज pH इनिशियली. किसकी pH? बफर सॉल्यूशन की pH, इस सॉल्यूशन की pH. सपोज मैंने बाहर से बेस डाला. अगर मैंने बेस डाला तो बेस का काम क्या होगा? pH को राइज करना या pH को फॉल करना. अगर मैंने इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सपोज मैंने X मोल्स ऐड किए, X मोल्स एडेड ऑफ बेस in 1 liter buffer solution,
तो जो मैं मोल्स ऐड कर रहा हूं वो ये हैं x मोल्स। किसमें? 1 लीटर बफर सोल्यूशन। अब मैंने बफर सोल्यूशन में सपोज x मोल्स ऐड किए बेस के, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एसिड को कंज्यूम करेगा, और एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा। अगर ये एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, और मैंने ये बेस के बहुत थोड़े मोल डाले, बहुत स्मॉल मोल, स्मॉल क्वांटिटी आई हैव एडेड, क्योंकि मैं बफर एक्शन ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं इतने ही मोल्स बेस के डाल रहा हूं ताकि जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हो, इसके मोल्स घटें, इसके मोल्स बढ़े, पर फाइनली जितने भी मोल्स इसके बन जाएं, और फाइनली घटने के बाद इसके जितने भी मोल्स बच गए, इनका आपस का रेशो अभी भी 0.1 से 10 के बीच में है। यानी कि मेरे सोल्यूशन का बफर एक्शन अभी भी जिंदा है। इट मींस आई एम एडिंग इट इन ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी to make ensure that my buffer solution is still having 2 component, this and this. तो सपोज मैंने एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, और ये मिलके बनाता है CH3COONA प्लस वाटर। और इनिशियली बिगिनिंग में अगर मेरे पास इसके A मोल्स थे 0 टाइम पर और इसके B मोल्स थे, द मोमेंट मैंने x मोल्स बेस के डाले, दिस इज एडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस x इज मच मच लेस देन A and B, दिस x is very very smaller than A and B, so I can say that x by A or x by B is much less than 1। मैंने बेस की बहुत कम मात्रा इसमें डाली है। अब अगर इसको x मोल्स ऐड किए और ये मेरे लिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डाला मैंने, तो ये मेरे लिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप बता सकते हो आफ्टर द रिएक्शन ये कितना बच जाएगा और ये कितना बन जाएगा। What will be the moles of acetic acid? They will be after reaction with NaOH will be leaving behind, and how many moles of sodium acetate we will get after the reaction? X minus A. A minus X. So A minus X moles of acid will be leaving behind, and B plus X moles sodium acetate के बन गए, और NaOH पूरा कंज्यूम हो गया। अब जो मेरे बफर सोल्यूशन के जो 2 कंपोनेंट है वो A माइनस एक्स मोल एसिड के हैं उसी 1 लीटर सोल्यूशन में, और जो B प्लस एक्स मोल सोडियम एसिटेट के हैं वो भी दे आर स्टिल प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। यानी कि इसकी क्वांटिटी अब B प्लस एक्स हो गई, इसकी क्वांटिटी A माइनस एक्स हो गई। तो अब मेरे लिए अगर कोई पूछे कि pH कितनी होगी फाइनली, so I will say this is pKa plus log of moles of sodium acetate after the reaction is B plus X divided by 1 liter volume of solution, because I am supposed to put the molarity of sodium acetate. So this will be B plus X upon 1 upon A minus X moles of acetic acid per unit volume of solution, and volume of solution is 1 liter. So this is A minus X by 1. तो ये मेरे लिए बन गया इक्वेशन pKa प्लस लॉग B प्लस एक्स अपॉन A माइनस एक्स। कैन यू टेल मी ये जो pH फाइनल होगी ये इनिशियल pH से बड़ी होगी या छोटी होगी? What will be this final pH? Is it more or less than the initial pH? यहां से आप देख सकते हो more. Why? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया और न्यूमरेटर बड़ा हो गया और ये रेशो बढ़ गई। अगर ये रेशो बड़ी होगी तो pH भी बढ़ेगी। तो अगर कोई कह दे कि व्हाट इज चेंज इन pH, तो मैं बोलूंगा फाइनल pH माइनस इनिशियल pH, एंड दिस नंबर इज नथिंग बट लॉग ऑफ B प्लस एक्स अपॉन A माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ B by A. Can I write? This is equation number 2, this is equation number 1, and if I subtract first from the second, this will be telling me the change in the pH.
and this I can write it as 1 by 2.303 natural log of b plus x upon a minus x minus 1 by 2.303 natural log of b by a. क्या आपको ये स्टेप समझ में लगा मैंने कैसे लिखा? क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x इज 2.303 टाइम log टू द बेस 10 ऑफ x. तो मैं log टू द बेस 10 ऑफ x को लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय 2.303. तो मैंने जिसका भी log टू द बेस 10 था उसे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से डिवाइड कर दिया. अब मैं इस 2.3 वाले फैक्टर को कॉमन निकाल लेता हूं और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a. नाउ यू नो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग. तो इसको आप कैसे रीअरेंज कर सकते हो? This you can write that change in pH which you are finding over here, this is 1 by 2.303 natural log of b plus x upon a minus x into a by b. Do you agree? Can I write this equation as this? Log m minus log n is log of m upon n. m by n. तो मैंने इसे रेसिप्रोकेट कर दिया. This number I can write it as natural log of b plus x upon b upon a minus x upon a. Can I write like this? I can rearrange this in this form. So this is 1 by 2.303 natural log of 1 plus x upon b upon 1 minus x upon a, and this change in pH is 1.2.303. Again I am writing it as log 1 plus x upon b minus log 1 minus x upon a. बताओ, कैन आई राइट दिस एज दिस? लॉग समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग m by n, अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log m माइनस log n. यहां तक किसी भी स्टेप में डाउट? जस्ट हैव अ लुक ऑन ऑल दी स्टेप्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री. एनी डाउट इन एनी सिंगल स्टेप बच्चों? Can I proceed? Any doubt in any of the mathematical step behind this derivation? Okay. अब I don't know कि अपने मैथ्स में आपको लॉगरिथम वाला चैप्टर है या नहीं है क्या? तो क्या आपने ऐसा कोई डेरिवेशन या मैथमेटिकल एक्सपेंशन देखा है? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज x minus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial so on x plus this provided x is much less than 1. क्या log का expansion सीखा है मैथ्स में? and log 1 minus x is minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial so on when x is much less than 1. क्या ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी हो? नहीं पढ़ी तो आई एम श्योर 12th में पढ़ोगे. फिर अगर नहीं पढ़ा तो ये आप आगे 12th में पढ़ोगे. अगर ये नंबर बहुत छोटा है मच लेस देन 1 तो क्या मैं इस मैथ्स की एक्सपेंशन का रूल ओबे करते हुए बोल सकता हूं कि हायर टर्म एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नेग्लिजिबल है? If this number is much less than 1, only I can apply this expansion. और अगर कोई नंबर 1 से बहुत छोटा है, like 0.5, 0.3,
तो 0.3 का स्क्वायर तो और छोटा हो गया, 0.3 का क्यूब तो और छोटा हो गया, सो आई कैन निग्लेक्ट द हायर टर्म्स। तो log 1 प्लस एक्स इज एक्स, log 1 माइनस एक्स इज माइनस एक्स। अब मैं इसी थॉट का यूज करने लगा हूं, इसी आइडिया को। यहां मैंने अभी आपके सामने लिखा कि x बाई बी एंड x बाई ए दे आर मच लेस देन 1। क्यों लिखा था? क्योंकि मैंने जो बेस के मोल्स ऐड किए थे वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किए। तो जितने भी मोल्स मैंने बेस के डाले हैं वो एसिड और सॉल्ट, एसिड और कंजुगेट बेस के ए और बी के कंपैरिजन में x इज वेरी स्मॉल नंबर। आई हैव एडेड वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ द बेस। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये रेशो इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड मच लेस देन 1। दैट्स व्हाई आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 1 by 2.303। टेल मी मैं से क्या लिखूं? 1 प्लस समथिंग, दिस समथिंग इज वेरी लेस देन 1। तो क्या मैं 1 प्लस ये नंबर मेरे लिए यहां का x है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? log 1 प्लस एक्स बाई बी, एक्स बाई बी। एंड टेल मी इसको मैं क्या लिखूं? अगर x बाई ए नंबर 1 से बहुत छोटा है एंड log 1 माइनस एक्स इज माइनस एक्स and neglecting the higher terms, what I can write this number? माइनस एक्स बाई ए, और बाहर भी एक माइनस साइन, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स बाई ए। तो क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो? x इंटू ए प्लस बी बाय ए बी डिवाइड बाय 2.303। Can I write this equation like this? अगर आप यहां तक समझ गए तो क्या मैं इस फाइनल इक्वेशन को यहां तक लेकर डेल्टा पी एच इज एक्स बाई 2.303 ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी, क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूं? 2.303 into a into b upon a plus b is x by change in pH. X by change in pH. And this number is nothing but I can write it as x by change in pH into 1. And this one is nothing but volume of solution, volume of buffer solution. क्योंकि मैंने जो भी किया ये मैंने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के लिए किया था, और 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितने मोल्स बेस के डालूं? x मोल्स मैंने बेस के डाले, x मोल्स मैंने बेस के डाले पर यूनिट चेंज इन पीएच के लिए। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया। मैंने बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन x मोल ऐड किए, और x मोल ऐड करने से जितना पीएच में चेंज आया पर यूनिट चेंज इन पीएच निकाला, तो ये नंबर बफर कैपेसिटी नहीं है। कैन यू फील दैट दिस नंबर इज बफर कैपेसिटी? मोल्स ऑफ द बेस एडेड x पर यूनिट चेंज इन पीएच in 1 liter buffer solution is nothing but this buffer capacity. So I can clearly say that this buffer capacity is 2.303 into A into B upon A plus B। पर क्या आपको अब समझ लगा कि वो 1 लीटर बफर सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि मैं 1 लीटर सोल्यूशन में जब ये पूरा एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं तो डोंट फॉरगेट कि मैंने यहां सॉल्ट और मैंने एसिड की मोलैरिटी रखी है, मोल्स नहीं रखे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टॉकिंग ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। इफ यू हैव 2 लीटर सोल्यूशन देन अकॉर्डिंगली मोल विल चेंज। You got this point? You got this derivation? तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक सवाल दे रहा हूं। कैन आई इरेज ऑल दिस बॉटम पार्ट?
So let's have a look on a question that is from your sheet. Exercise 1, part 1, A3. Question is buffer capacity of a buffer solution is X. Volume of 1 liter NaOH. What volume of 1 liter NaOH solution should be added in 100 ml of buffer solution to change the pH by 1. Try. And your choices are 0.1x milliliter, 10x milliliter, 100x milliliter, x milliliter. ओके गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. हंड्रेड एक्स बिल्कुल ठीक. कैसे किया? बफर कैपेसिटी की इक्वेशन लगाई, दैट इज मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड अपॉन चेंज इन पीएच इनटू वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन इन लीटर. तो अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपके पास जो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन का आपके पास 100 ml दिया, तो 100 ml मेरे लिए बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. 100 ml मतलब 0.1 लीटर. और आपको पीएच में चेंज 1 चाहिए और बफर कैपेसिटी x दी हुई है. तो इसका मतलब एसिड या बेस के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे इस 1 pH के चेंज को लाने के लिए? The moles of acid and base required to be added to bring out 1 unit change in pH in your 0.1 liter buffer solution. This is moles of base added is x into 1 into 0.1. लेकिन जो बेस के मोल्स हैं ये आपको पता है, पर आपको उसी बेस का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1 लीटर. Oh, sorry. What volume of 1 molar NaOH? Sorry. NaOH की मोलैरिटी दी हुई है. तो NaOH की अगर मुझे मोलैरिटी मालूम है और मोल्स भी पता लग गए, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन is moles of NaOH, which is x into 0.1, and volume is 1 liter. Molarity is 1 molar. तो NaOH का कितना वॉल्यूम डालना पड़ेगा? x इंटू 0.1 लीटर. हमें क्योंकि ऑप्शंस मिलीलीटर में हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो आ जाएगा आंसर 100x. एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, हाँ जी. ऑब्वियसली किसी भी बफर सॉल्यूशन में H+ की कंसेंट्रेशन का मतलब उसकी पीएच. उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन से, अगर जब तक कि वो H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ से कम ना हो जाए। वैसे बफर के केसेस में ऐसा बहुत रेयरली होता है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अच्छा, ओके। अब मुझे आपको ये चीज सिखानी है कि किसी, मान लो मैंने आपको कोई ऐसे बोल दिया जाए, सपोज मेरे पास यहां पे एसिटिक एसिड है और इसके A मोल्स हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, मान लो कि मैंने इसमें NaOH के कुछ मोल्स मिलाने हैं, मुझे नहीं पता कितने मोल्स, लेट इट बी X मोल्स। एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड के A मोल्स हैं और मैंने इसमें NaOH के कुछ मोल्स डालने हैं, लेकिन मैं इसे बफर सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं। तो आप बता सकते हो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट किसको लेना पड़ेगा, एसिटिक एसिड को या NaOH को? ऑब्वियसली NaOH को। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि NaOH के कितने मोल डालने पर एक ऐसा बफर सॉल्यूशन बने जिसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो। क्योंकि मैं NaOH के कितने मोल्स डालूं अंदर, ताकि मैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का कुछ मोल रेशो में ले आऊं, ताकि मुझे यह पता लग जाए कि मेरा जो बफर सॉल्यूशन है उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। यू गॉट दिस पॉइंट कि हमारा टारगेट क्या है, फाइंड करना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आई शुड ऐड फ्रॉम आउटसाइड। जैसे मैं NaOH डालूंगा एसिटिक एसिड का अमाउंट घटेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि एसिटिक एसिड में मैंने NaOH मिलाया, सोडियम एसिटेट बना, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ ए 1 लीटर सोल्यूशन, ताकि मैं आपको ये एंश्योर कर सकूं कि मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूं। ए भले मैंने मोल्स लिखे हैं बट ए इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर मैंने NaOH के X मोल्स मिलाए और मेरे पास A मोल्स इसके थे और X मोल्स इसके हैं, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो एट एनी गिवन टाइम एसिटिक एसिड के A-X मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर। द मोमेंट आपने NaOH के X मोल्स मिलाए, रिएक्शन हो गई, तो फाइनली एसिटिक एसिड के A-X मोल्स आपके पास होंगे और सोडियम एसिटेट के X मोल्स होंगे। और इस सॉल्यूशन की अगर मुझे बफर कैपेसिटी पता करनी हो, तो बफर कैपेसिटी अब मैं इस सॉल्यूशन की यहां से फाइंड कर रहा हूं, 2.303 इंटू A इंटू B। व्हाट इज A? A इज मोलैरिटी ऑफ एसिड, और मेरे बफर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के A-X मोल्स हैं और सॉल्ट के X मोल्स हैं। तो मुझे बताओ मैं A और B की जगह पर क्या पुट करूं? व्हाट इज A? A is the moles of weak acid in your buffer solution, and we have A-X moles of weak acid in our buffer solution. तो मैं इसे लिख रहा हूं A-X इंटू B क्या है? मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट सॉल्ट इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन विच इज X अपॉन टोटल मोल्स ऑफ एसिड एंड द सॉल्ट। दिस इज A-X plus X. This is buffer capacity, which is 2.303 into A-X into X upon A. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस X को मैं कितना रखूं, यानी कि X वेरिएबल है मेरे लिए क्योंकि मैं NaOH के मोल डाल रहा हूं। तो अगर मैं X मोल्स NaOH डाल रहा हूं ना, तो अल्टीमेटली मैं इसके मोल्स बदल रहा हूं, क्योंकि इसके ही मोल्स इसकी मात्रा डिसाइड करेंगे। अब मुझे यह देखना है A-X और X को आपस में किस रेशो में रखना चाहिए ताकि इस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो। तो मेरे लिए यहां पर जो वेरिएबल नंबर है वो X है, क्योंकि बाहर से मैं जब NaOH मिलाऊंगा तो अंदर एसिड के मोल्स घटेंगे, सॉल्ट के मोल्स बढ़ेंगे। तो मेरे लिए A नंबर इनिशियली कांस्टेंट है, पर क्योंकि X नंबर चेंज हो रहा है तो A-X X सब वेरिएबल है।
A number is fixed, X number is variable, so A minus X is also variable. और अगर मुझे बफर कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस एडेड मोल्स, या मैं कहूं विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एसीटेट के मोल्स, ताकि मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको किस रेशो में ले ताकि इस बफर कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करने के लिए d बाय dx ऑफ बफर कैपेसिटी को 0 लिखना पड़ेगा। जानते हो क्या, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 करते हैं हम। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस रेशो में सोडियम एसीटेट को लें और एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को आपस में क्या कितने मोल्स की रेशो में रखें ताकि हमारे सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा d बाई dx ऑफ बफर कैपेसिटी टू बी 0, क्योंकि विच इज द डिमांड ऑफ फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है, उसका स्लोप जहां 0 हो। स्लोप विद रिस्पेक्ट टू द एसिटिक एसिड के कितने मोल्स, सोडियम एसीटेट के कितने मोल्स। तो अगर मैं इस नंबर को d बाई dx को 2.303 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए लिख दूं तो आप शायद हैरान तो नहीं होगे। ax a इंटू एक्स डिवाइड बाय a इज x, a इंटू एक्स इज ax बाय a इज x एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाय a। मैंने इसी नंबर को सॉल्व करके लिखा एंड इफ दिस हैज टू बी 0, तो यहां से मुझे बताओ क्या इक्वेशन आपके पास आ रही है। अगर मुझे d बाई dx ऑफ ये नंबर 0 करना हो, d by dx where a is a constant number, x is variable, क्या इक्वेशन आ रही है? x इज इक्वल टू a तो नहीं आना चाहिए, x इज इक्वल टू a तो नहीं, a इज इक्वल टू 2x, यानी कि x बाय a इज हाफ। इसका मीनिंग समझे, x बाय इज हाफ। यहां से बताओगे अगर x की वैल्यू हाफ ऑफ a हो, x की वैल्यू हाफ ऑफ a हो और x की वैल्यू हाफ ऑफ a हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड के कितने मोल्स और सोडियम एसिटेट के कितने मोल? अगर ये x की वैल्यू a बाय 2 हो गई और यहां पुट कर दो a बाय 2, यहां भी पुट कर दो a बाय 2, यानी कि दोनों के मोल्स बराबर हो जाए। इसका मतलब आप NaOH के इतने मोल मिलाओ अंदर ताकि इसके घटने के बाद और इसके बनने के बाद जब दोनों के मोल्स बराबर हो जाएंगे, सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। इसीलिए मैंने आपको कल बोला था कि किसी बफर सॉल्यूशन की मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉर चेंजेस इन पीएच तब आती है जब एसिड और उसका सॉल्ट दोनों के मोल्स का रेशो 1 हो, यानी कि दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन सेम हो। आपको यह चीज पता लगी जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर मैं x की वैल्यू a बाय 2 पुट करता हूं तो ये भी a बाय 2 हो जाएगा, ये भी a बाय 2 बन जाएगा। इसका मतलब जिस समय आपने बेस बाहर से जो डाला वो इतने मोल्स डाले कि एसिटिक एसिड के आधे मोल्स न्यूट्रलाइज हो जाए, इसकी 50% न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, उस समय सॉल्यूशन में सॉल्ट और एसिड के बराबर बराबर जब मोल्स होंगे तो ऐसा बफर सॉल्यूशन आइडियल बफर होगा जिसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमाइज होगी। सो दिस इज द बेसिकली मैथमेटिकल प्रूफ बिहाइंड दिस एक्सप्लेनेशन कि एक आइडियल बफर बनाने के लिए जिसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो, उसमें किसी एसिड और उसके सॉल्ट का आपस का मोल रेशो क्या हो? आपस का मोल रेशो 1 हो, यानी कि सॉल्यूशन में जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। लेकिन इनकी वैल्यू बराबर करने के लिए आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग बेस कितना डालना पड़ेगा एसिड के अंदर? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ द एसिड। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? तो अगर मैंने आपको ऐसा बोला, हाँ जी, ये बफर कैपेसिटी है,
जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, और मैं इसका मैक्सिमम, तो अगर मैंने सपोज एसिटिक एसिड के 5 मोल लिए और मैंने इसमें बेस मिलाया और मैंने इसका 1 मोल डाला, और यही एसिटिक एसिड में मैंने NaOH के 2.5 मोल्स डाले, तो इसकी रिएक्शन के बाद जब सोडियम एसीटेट बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने कितने मोल्स बच जाएंगे, कितने कितने मोल्स रह जाएंगे, और इसके कितने कितने मोल्स बनेंगे? वन मोल इसके कंप्लीट हो गए, कंप्लीटली कंज्यूम, तो इसके बचे एसिड के 4 मोल और सॉल्ट के 1 मोल। तो अब बताओ सॉल्ट और एसिड के मोल्स का रेशो क्या 0.1 से 10 के बीच में है? क्या सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के जो मोल्स का रेशो है वो 1/4 आ रहा है ना? तो 1/4 0.1 और 10 के बीच में तो है। इसका मतलब ये 4:1 मोल रेशो में ये एक बफर सोल्यूशन बनेगा, जिस बफर सोल्यूशन में सोडियम एसीटेट का 1 मोल हो और एसिटिक एसिड के 4 मोल हो, वो एक बफर सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन की अगर कोई मुझे कह दे पीएच कितनी होगी, तो मैं हेंडरसन इक्वेशन लगा के बोल सकता हूं pH of this buffer solution is pKa plus log of 1/4। 1 मोल इसके 4 मोल इसके। इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए 1 by वॉल्यूम ऑफ बफर सोल्यूशन, 4 by वॉल्यूम ऑफ बफर सोल्यूशन, और क्योंकि सेम वॉल्यूम है दोनों कंपोनेंट के लिए तो वॉल्यूम कट गया। लेकिन जब मैंने NaOH को 2.5 और ये 5 इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के कंपैरिजन में हाफ क्वांटिटी में रखा, तो ये खत्म होने के बाद 2.5 मोल्स ये बनाएगा, 2.5 मोल्स इसके बनाएगा। क्या अब सॉल्ट और एसिड का रेशो, सॉल्ट और एसिड का रेशो 1 आ गया, मोल्स का रेशो 1? क्या वो 1 नंबर भी 0.1 और 10 के बीच का नंबर है ना? तो अभी भी ये सोल्यूशन बफर है, पर इस सोल्यूशन की जो पीएच होगी, पीएच मैक्सिमम नहीं है, पीएच पीके के बराबर है। लेकिन इस समय जब आपने इन दोनों को 1:2 मतलब जितनी इसकी मोलैरिटी है उतनी इसकी मोलैरिटी है, इस रेशो वाले बफर सोल्यूशन की पीएच चेंज करने की पीएच चेंज करने की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। यानी कि जिस सोल्यूशन की पीएच अब एक कांस्टेंट नंबर बन गई, पीके के बराबर बन गई, तो आपको कभी भी किसी बफर सोल्यूशन में अगर उन्होंने बोल दिया ना pH इज इक्वल टू पीके, तो उसका सीधा शब्दों में यह अर्थ है कि एसिड और सॉल्ट के मोल्स बराबर बराबर हो गए। और यहां से आपने ये अंदाजा खुद लगाना है, अब खुद एसिड और सॉल्ट के मोल बराबर तभी हुए हैं क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस के जो मोल्स डाले थे वो एसिड के मोल्स के 50% डाले थे। इसको बोलते हैं हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट इन द रिएक्शन या हाफ न्यूट्रलाइजेशन। जब भी कभी एसिड की बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन 50% हो जाए पर लिमिटिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के 50% मोल को न्यूट्रलाइज करेगा और अगर उसके एसिड और कंजुगेट बेस के मोल्स की रेशो 1:1 आ गई, तो समझ जाना उस समय सॉल्यूशन एक आइडियल बफर होगा और उस आइडियल बफर की पीएच पीके के बराबर होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बफर सोल्यूशन, जिसमें बेहतर से बेहतरीन सवाल बनता है कि व्हाट इज हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब ऐसे समझना, कैन यू टेल मी इट्स एन फैक्टर? एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 और इसके मोल्स है 5। मोल्स इंटू एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसके 5 इक्विवेलेंट हो गए। 2.5 इसके मोल्स हैं और इसका एन फैक्टर है 1, तो इसके 2.5 इक्विवेलेंट हो गए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट्स वीक एसिड के इक्विवेलेंट्स के आधे हैं, तो मैं बोलूंगा हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब वो समय
वो पल जिस समय आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने इक्विवेलेंट्स डाले जिन्होंने एसिड के इक्विवेलेंट्स के 50% को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसके लिए दो वर्ड, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, सेकंड हाफ न्यूट्रलाइजेशन। उस समय किसी सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? पीएच विल बी इक्वल टू पीके। और मैंने क्योंकि ये एग्जांपल एक एसिडिक बफर के लिए दी है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बेसिक बफर के लिए आप जानते हो कि क्या होगा, POH इज इक्वल टू PKB। बेसिक बफर में भी सेम ऐसा होगा, एक वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिमिटिंग रिएजेंट लेने, उसके इतने मोल डालो कि वीक बेस का 50% न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वीक बेस और उसके कंजुगेट एसिड, उस केस में वीक बेस और कंजुगेट एसिड का सेम मोल रेशो जब हो जाएगा तो POH, बेसिक बफर का POH PKB के बराबर होगा। और हम कहेंगे उस समय एक बफर की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। यानी कि अगर मैंने आपसे यह बोला, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैंने आपसे यह पूछा इस सॉल्यूशन में मैंने 0.2 मोल एसिड डाला और इसकी पीएच घटी, और इसमें भी 0.2 मोल एसिड डाला, इसकी भी पीएच घटी, किसकी पीएच ज्यादा घटेगी? ऊपर वाले की। क्यों? क्योंकि उसकी बफर कैपेसिटी कम है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है। यानी कि उसमें 0.2 मोल एसिड के डाले और एसिड का काम है पीएच को घटाना, तो इस सॉल्यूशन की पीएच तो घटेगी, जितनी भी घटेगी उसके कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो वही 0.2 मोल जब आप बेस डालो, एसिड डालोगे, पीएच तो यहां भी घटेगी, पर ये डिक्रीमेंट नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल बफर, व्हाट इज हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, व्हाट इज हाफ न्यूट्रलाइजेशन? तो जब भी कभी किसी सवाल में आपको यह वर्ड क्वेश्चन में मिला आ गया, पीएच इज इक्वल टू पीके, देन समझ जाना कि वो आपको यह बताना चाह रहा है कि ये उस समय बफर सॉल्यूशन की पीएच है जब एसिड और सॉल्ट या फिर वीक बेस उसका कंजुगेट एसिड के इक्विवेलेंट्स या उसके मोल्स बराबर है। यहां पर तो मैंने दोनों का एन फैक्टर लिया 1:1, इसलिए मैं मोल्स और इक्विवेलेंट बराबर बोल रहा हूं। अगर मेरा कोई ऐसा बफर सॉल्यूशन है जिसका एन फैक्टर सपोज 2 है, 3 है, उस केस में बोलूंगा कि आइडियल डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट, equivalents of base should be equivalents of salt, and that is only possible when strong electrolyte you are adding is having that much number of equivalent which can neutralize 50% equivalents of the weak electrolyte. Is this clear? Is this clear बच्चों? Any doubt up to here? Can I raise? ओके। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट बोला जाता है, मतलब वो एक ऐसा टाइम है, मतलब आपने एक बेसिकली, मुझे टाइम वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जब हम आगे आने वाले टॉपिक में टाइट्रेशन वर्ड यूज करेंगे ना, तब आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि हमने इतना वॉल्यूम मिला दिया बेस का, जिस वॉल्यूम में उतने इक्विवेलेंट है जितने एसिड के इक्विवेलेंट के हाफ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। सपोज मेरे पास, मैंने आपसे बोला 50 ml 0.1 मोलर H2SO4 में मैं कितना वॉल्यूम NaOH का डालूं जिसकी मोलैरिटी 0.1 है एट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब कि हम NaOH की कितनी वॉल्यूम इस एसिड में मिलाएं ताकि जितने एसिड के अंदर के इक्विवेलेंट्स है ना, उनका 50% NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अगर कोई मुझे कहे कि सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर तो 2 है, तो अगर मैं इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करूं तो 50 इंटू 0.1 5 मिली मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है तो मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से 10 मिली इक्विवेलेंट बन गए। अगर मैंने NaOH के इतना वॉल्यूम ले लूं
आई डोंट नो कितना वॉल्यूम, जिसमें NaOH के 5 मिली इक्विवेलेंट हो। 5 क्यों? क्योंकि 10 का आधा। तो मैं बोलूंगा अगर मिली इक्विवेलेंट एसिड के 10 है, तो अगर मैंने NaOH के 5 मिली इक्विवेलेंट चाहिए, और NaOH का n फैक्टर तो 1 है, और मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय n फैक्टर इज मिलीमोल्स। और अगर मुझे इसकी मोलैरिटी पता है 0.1, तो मैं बोल सकता हूं मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, इट्स मोलैरिटी 0.1 इन मिलीलीटर। तो मुझे कितना वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन का लेना चाहिए? 50। तो मैं बोलूंगा जब मैं H2SO4 के 50 ml सॉल्यूशन में NaOH के 50 ml डालूंगा, तो मैं बोलूंगा मेरे सॉल्यूशन में हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब दैट मच वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड और दैट मच वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन is you are adding in the another solution, so that 50% equivalents of sulfuric acid are getting neutralized with NaOH। आपने NaOH के 50 ml डाले। इज दिस पॉइंट क्लियर कि हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या है? यू गॉट द मीनिंग? अच्छा, अगर मैंने यहां पे NaOH के 100 मिलीलीटर लिया होता, 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर अगर मैंने NaOH का और 0.1 मोलैरिटी ली होती, तो मुझे बता सकते हो कि बेस के कितने इक्विवेलेंट्स होते? इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स। अगर मैंने 100 ml NaOH लिया होता सपोज, जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, 10, और आपने एसिड के कितने मिली इक्विवेलेंट्स लिए हुए? 10। तो अगर आपने इसे 50 ml के सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में 50 ml में आपने 100 ml सॉल्यूशन इसका डाल दिया, तो मैं कहूंगा मेरे मिक्सचर में इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। अब मैं हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। तो 50% न्यूट्रलाइजेशन मतलब 50/100 हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। अगर मैंने बोला 30% न्यूट्रलाइजेशन मतलब 30/100। 30/100 इसको मैं क्या लिखूं? 1/3, 1/4, ऑलमोस्ट 1/3 बोल देता हूं। 1/3 इक्विवेलेंट पॉइंट। अगर मैंने बोला 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट, इसका मतलब समझ सकते हो? 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब कितने परसेंट न्यूट्रलाइजेशन? 25%। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 10 मिली इक्विवेलेंट एन सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, तो 2.5 मिली इक्विवेलेंट बेस के कितने वॉल्यूम NaOH में होंगे? तो मैं अगर 2.5 मिली इक्विवेलेंट कर दूं, मोलैरिटी 0.1 रखे, तो 25 मिलीलीटर का डाटा आया फिगर। तो मैं बोलूंगा अगर मैंने NaOH जिसकी मोलर कंसेंट्रेशन 0.5 है, उसके 25 ml को इस सॉल्यूशन में डाला, तो उस वक्त इसके साथ 1/4 इक्विवेलेंट इसके न्यूट्रल होंगे। इसके साथ इसका तो पूरा चला जाएगा, पर इसके 10 में से 2.5 यानी कि 1/4 इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होंगे। मैं बोलूंगा मेरी मिक्सचर में 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। क्या ये चीज समझ लगी आपको? हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब, 1/4 इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब। दिस इज नॉट बेसिकली द टाइम, it is basically the quantity of the base you are adding, and that quantity we are measuring in terms of volume. I hope this is clear. Okay, so now I am heading towards practicing the numericals. Okay, so question is calculate
pH ऑफ मिक्सचर, और ये मान के चलना मिक्सचर्स की pH जे एडवांस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वी आर एडिंग 50 ml 0.1 molar ammonium hydroxide and 50 ml 0.05 molar HCl. Given that pKb of ammonia is 4.74. (50 ml 0.1 molar ammonium hydroxide with 50 ml 0.05 molar acetic acid. This is also 0.05 molar. (50 ml 0.05 molar NaOH, 50 ml 0.1 molar acetic acid. आप करके दिखाओगे ये तीनों सवाल. Given that pKa of acetic acid is 4.74. करिए. Any answer? First, you have to tell me pH. Make it sure आपने ये word ध्यान से सुना, pH. Okay. सेकंड का 7 और थर्ड का ओके. चलो देखिए, तो सबसे पहले बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलके बनाएगा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर. अब से मैं आपकी हैबिट डाल रहा हूं. मैंने सारी कैलकुलेशन अब मैं इक्वलेंट्स में करूंगा ताकि आपको एक बार हैबिट पड़ जाए. अपने मोल्स की तो बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब इक्वलेंट्स के कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करेंगे. तो मैं सबसे पहले देखूंगा
कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ बेस विच विल रिएक्ट विद इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, गिवन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो अगर दो इक्विवेलेंट बेस है तो दो इक्विवेलेंट एसिड, तो दो इक्विवेलेंट बेस दो इक्विवेलेंट एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर मेरे पास दो इक्विवेलेंट एसिड के हैं, बेस का एक इक्विवेलेंट है, तो एक इक्विवेलेंट बेस का एक इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। यानी कि जो जिसके इक्विवेलेंट्स कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे पास बेस के कितने इक्विवेलेंट हैं। क्या आप इसका एन फैक्टर बता सकते हो? एन फैक्टर 1, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल थे। क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है तो इसके 5 मिली इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं यहां चेक करूं HCl के 50 इंटू 0.05, तो मेरे को मिलेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज 2.5 मिलीमोल। क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है तो 2.5 मिली इक्विवेलेंट है। तो अब आप ये देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? HCl। तो HCl के 2.5 मिलीमोल इसके 2.5 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो 5 में से 2.5 मिलीमोल न्यूट्रलाइज हो गए। तो मैं ये बोल सकता हूं 2.5 मिली इक्विवेलेंट इसके 2.5 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर गए। तो अब अगर इसके 2.5 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर गए तो सॉल्ट के भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट बनेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्टेड और इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड। तो ये बन गया मेरे पास 2.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। और यदि आपको मोल कंसेप्ट से चलना है तो 2.5 इंटू कॉफिशिएंट 1 डिवाइड बाय कॉफिशिएंट 1। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से जाना है तो कॉफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। जब भी आपको प्रोडक्ट के मोल निकालने हो, रिएक्टेंट के कितने मोल रिएक्ट हुए, कॉफिशिएंट की जरूरत अगर आप यूज कर रहे हो तो आप मोल कंसेप्ट चला रहे हो। तो मैं बोलूंगा 2.5 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, या फिर बोल दो 2.5 मिली इक्विवेलेंट इसके, तो 2.5 मिली मोल अमोनियम क्लोराइड के। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत ही वही, जब आपने एन फैक्टर काउंट कर लिए अब आपको कॉफिशिएंट्स नहीं लगाने की जरूरत। तो अब अगर कोई कह दे इस सॉल्ट का एन फैक्टर बताओ कितना है, सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना आपने सीखा था। इसका एन फैक्टर सॉल्ट का 1, तो अगर इसके मिली इक्विवेलेंट 2.5 है और एन फैक्टर 1 है तो मिलीमोल भी 2.5 है। तो अब मैं बोलूंगा मेरे सॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें रह गई, वीक बेस और इसका कंजुगेट एसिड। मैंने कंजुगेट एसिड किसके लिए बोला? अमोनियम आयन के लिए, Cl माइनस के लिए नहीं। मैं Cl माइनस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अमोनियम आयन में इंटरेस्टेड हूं। तो वीक बेस और इसका कंजुगेट पार्टनर अमोनियम आयन, तो इसके 2.5 मिली इक्विवेलेंट और इसके 2.5 मिली इक्विवेलेंट है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, नॉट दिस डिवाइडेड बाय दिस। सॉल्ट के इक्विवेलेंट कंजुगेट एसिड के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय बेस के इक्विवेलेंट। अगर ये रेशो 0.1 और 10 के बीच में आ रही है तो मेरा सोल्यूशन बफर का है। और आप ये अच्छे से देख पा रहे हो इनके इक्विवेलेंट बराबर हैं। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए मेरा आइडियल बफर है। तो मैं बोलूंगा इस समय इस सोल्यूशन की जो POH है वो PKB प्लस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ वीक बेस। तो अगर मुझे यहां नॉर्मेलिटी पुट करनी है तो मुझे इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना? 50 प्लस 50 100 ml हो चुका है। तो मैं बोलूंगा एसिड के 2.5 मिली इक्विवेलेंट है डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर। क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करना भूलना नहीं, 50 प्लस 50 100। और बेस के भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट है डिवाइड बाय 100। तो ये नंबर तो कट गया, POH PKB के बराबर है। जो मैं सीधा भी बोल सकता था कि जब एस बेस और उसके कंजुगेट पार्टनर के इक्विवेलेंट बराबर हो गए तो मेरे लिए सोल्यूशन में हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। क्योंकि 2.5 इज 50% ऑफ 5, यानी कि 5 में से सिर्फ 2.5 न्यूट्रलाइज हुआ है। तो दिस इज POH एट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट which is PKB which is 4.74, so pH is 9.26. Any doubt in the first part? Any doubt in the first part to anyone?
कैन आई प्रोसीड टू बी पार्ट? तो अब अगर मैं बी पार्ट की तरफ बढ़ूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड के साथ मिलके बनाएगा सॉल्ट, अमोनियम एसीटेट एंड वाटर। इसके कितने इक्वलेंट्स हैं? इक्वलेंट्स तो 50 इंटू 0.05 इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 5 मिलीमोल, और क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, आई गेस सॉरी 2.5 मिलीमोल, तो 2.5 मिली इक्वलेंट। 50 इंटू 0.05 विच इज 2.5 मिलीमोल और 2.5 मिली इक्वलेंट। अब ये मैं बोलूंगा ये परफेक्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि जब एसिड के इक्विवेलेंट और बेस के इक्विवेलेंट बराबर हो गए, दे विल 100% कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इसके भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स बने। अब मेरे सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्ट बन गया है, ओनली सॉल्ट, नन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हैज बीन प्रेजेंट अलोंग विद द सॉल्ट, सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ प्योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आ गया तो आपने देखना है कि केटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है या एनायन का। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब केटायन एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों का, तो आपको मालूम है कि आप इक्वेशन क्या लगाने वाले हो? पीएच इज 7+½ pKa माइनस pKb। pKa किसका? एसिटिक एसिड का। pKb किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि क्वेश्चन में pKa और pKb आपको बराबर दिए हुए हैं, सो दे विल गेट कैंसल्ड, आंसर विल बी 7। एनी डाउट? एनी डाउट? कैन आई प्रोसीड? सी पार्ट में अगर हम देखें, इस टाइप के सवाल आपको जेई एडवांस में आराम से मिलेंगे, रेजोनेंस के टेस्ट में भर भर के मिलेंगे। यही असली में आयनिक इक्विलिब्रियम है जो आप अभी कर रहे हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड मिलाया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड मिलके बनाएंगे सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अगेन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज मिली मोल, और क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर इज 1, तो 2.5 मिली इक्विवेलेंट। एसिटिक एसिड के 50 इंटू 0.1 5 मिली मोल, यानी कि 5 मिली इक्विवेलेंट। क्योंकि एसिटिक एसिड मोनोप्रोटिक है, उसका एन फैक्टर 1 है। क्योंकि इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज लेस, तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो 2.5 विल न्यूट्रलाइज विद 2.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि इसका 50% न्यूट्रलाइज हो गया। तो मैं कह दूंगा दिस इज द टाइम व्हेन आई कैन यूज द वर्ड दैट पीएच एट हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट। दिस इज दैट मच वॉल्यूम ऑफ NaOH, यानी कि 50 ml volume of NaOH whose molarity is 0.05 is that much volume which is to be added in this solution at half equivalent point. हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब कि आपने NaOH के उतना वॉल्यूम मिला दिया जो एसिटिक एसिड के 5 मिली इक्विवेलेंट में से 50% इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर दे। उस समय यहां पे सॉल्यूशन में 2.5 मिली इक्विवेलेंट एसिड बचेगा, 2.5 मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट बचेगा। क्योंकि सॉल्ट और एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स का रेशियो 1 हो चुका है, इसलिए ये 0.1 और 10 के बीच में आने के कारण सॉल्ट अपॉन एसिड का इक्विवेलेंट्स का रेशियो क्योंकि 0.1 और 10 के बीच में है, तो ये एक बफर सॉल्यूशन की तरफ निशानी है। तो हम इक्वेशन लगा देंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 2.5 बाय टोटल वॉल्यूम 100, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्ट equivalents by total volume divide by 2.5 equivalent of acid
divided by total volume is 100 ml. So I can clearly say pH is equal to pKa. So this is 4.74. Any doubt in all these three parts? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, मतलब आपने अभी तक चैप्टर में कुछ भी नहीं सीखा। और अगर आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर है, मतलब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि यही पूरे चैप्टर की समरी है। कैन आई इरेज? कैन आई इरेज? ओके, अब मैं यहां से आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं, विच इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एसिड बेस टाइट्रेशन। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एफर्ट है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनको लगेगा कि हम नया नया टॉपिक कर रहे हैं, जो लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको लगेगा सर एक ही चीज तो रिपीट कर रहे हैं पूरा दिन। एसिड के इक्विवेलेंट्स, बेस के इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो गए, कितने इक्विवेलेंट सॉल्ट के बचे, पूरे चैप्टर में एक ही चीज है। क्या आपको ये क्लैरिटी है कि कब एसिड बेस मिलके बफर बनाएंगे, कब एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाएंगे? तो एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर मैं ये वर्ड हटा दूं कि टाइट्रेशन वर्ड आपको नहीं मालूम, तो रियलिटी में मैं आपको ये टॉपिक करवा चुका हूं। ये जितना भी अभी आपने तीनों पार्ट्स किए, ये सब टाइट्रेशन कहलाते हैं। टाइट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? जब आप स्कूल में कभी प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक कांच का अपरेटस मिलता है कुछ इस टाइप का, और इस पे लेबलिंग होती है। जैसे थर्मामीटर के ऊपर लेबलिंग होती है, वैसे यहां एक कांच की एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। इसके यहां पर एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है, जिसको पकड़ के खोल सकते हो, लूज कर सकते हो। और इसके नीचे हम रखते हैं एक कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हम एक सॉल्यूशन मिलाएंगे, दिस इज सम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए। किसी ए सॉल्यूशन का मैंने वॉल्यूम मिला दिया, और इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी मुझे नहीं मालूम, मुझे ये डिटरमिन करनी है। इसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी मुझे पता करनी है। आई एम नॉट फैमिलियर, आई एम नॉट नोइंग द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस। तो मुझे जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है वो मैंने कोनिकल फ्लास्क में डाला है, पर इसका वॉल्यूम सपोज मैंने 20 ml मापा, 25 ml मापा, इसका वॉल्यूम मुझे पता है। अब मैं एक दूसरा सोल्यूशन बी का डालूंगा जिसकी मोलैरिटी मुझे मालूम है, इट्स मोलैरिटी इज नोन टू मी, लेट्स से 0.1 मोलर। पर इस सॉल्यूशन का मैंने यहां सपोज यहां रीडिंग लगी हुई है 1 ml, 2 ml, 3 ml, ऐसे करके रीडिंग लगी हुई है, और यहां पर सपोज 10 ml है। मान लो मैंने इस सॉल्यूशन, जो भी एक सॉल्यूशन था बी का, जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, उसका मैंने इतना वॉल्यूम मिला दिया इस ब्यूरेट में कि 10 ml तक मैंने इसे भर दिया। पूरे ब्यूरेट में मैंने 10 ml बी सॉल्यूशन के भर दिए। मान लेते हैं कि बी एक बेस है और ए एक एसिड है। अब मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा केमिकल की एक ड्रॉप डालने वाला हूं, जो कि एक डाई है, एक कलर्ड डाई है, और उस डाई की मैंने एक छोटी सी बूंद इसमें डाल दी, और उसने इस पूरे सॉल्यूशन का रंग सपोज रेड कर दिया।
मान लो इस सोल्यूशन का कलर पहले नहीं था, जैसे मैंने एक हल्की सी ड्रॉप एक डाई की डाली, तो उस डाई का जो मैंने यहां पे कलर देखा उसने पूरे सोल्यूशन को मान लेते हैं रेड कलर का बना दिया। तो वो रेड कलर ए का नहीं है, इस एक्सटर्नल केमिकल का है, एक डाई का है। और इस डाई की जो मैंने एक बूंद डाली है इसमें, वी कॉल इट एज इंडिकेटर। वो इंडिकेटर मैंने इसमें डाल दिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये नोब हिलाता हुआ नोब खोलूंगा तो सॉल्यूशन नीचे गिरेगा इसमें। तो मैं इस नोब को धीरे धीरे खोलूंगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसकी कुछ कुछ ड्रॉप्स इसमें मिलाऊंगा। तो जब मैं इसके ड्रॉप्स गिरा रहा हूं इसके अंदर, तो ये बेस और ये एसिड न्यूट्रलाइज होंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मैं किसी तरीके से ए की मोलैरिटी डिटरमिन कर पाने में सफल रहा, तो मैं वर्ड बोलूंगा मैंने एसिड बेस टाइट्रेशन कर दी। तो टाइट्रेशन वर्ड का मतलब है किसी अननोन सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी नहीं मालूम, उसकी मोलैरिटी या उसकी नॉर्मेलिटी को पता करना विद द हेल्प ऑफ another solution, and that another solution whose molarity is known to us। यानी कि to find molarity or normality of unknown solution with the help of another solution whose molarity or normality is known to us। This procedure, this experimental procedure, we call it as acid base titration। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें नहीं मालूम होती है उसको कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। उसका वॉल्यूम हमें मालूम होता है। मान लो मैंने इसका वॉल्यूम 10 ml मिलाया या 20 ml मिला दिया, ये मैं माप के मैं किसी सुटेबल अपरेटस से उसका 20 ml एग्जैक्ट 20 ml माप के इसमें डाल रहा हूं, लेकिन मुझे इस सोल्यूशन की मोलैरिटी नहीं मालूम या नॉर्मेलिटी नहीं मालूम। तो मैंने इसका एक एसिडिक सोल्यूशन का रिएक्शन बेस के साथ करना है और उस बेस की ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरानी है। लेकिन वो बेस की जो मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहा हूं, मुझे उस बेस सोल्यूशन का 0.1 मोलैरिटी मुझे मालूम है। तो व्हाट इज द टाइट्रेशन? द प्रोसीजर, द प्रोसेस टू फाइंड मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी of a known volume of unknown solution, known volume of a given solution with the help of addition of specific volume of another solution whose molarity or normality is known to us। और जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको मालूम है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन? एक सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता पर इसका वॉल्यूम मालूम है, इसलिए मैंने बोला नोन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सोल्यूशन। गिवन सोल्यूशन का नोन वॉल्यूम है, वॉल्यूम यू नो, विद द हेल्प ऑफ इसकी मोलैरिटी पता करना या इसकी नॉर्मेलिटी पता करना विद द हेल्प ऑफ अनदर सोल्यूशन whose specific volume is to be added into this and you know the molarity of this। और जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता है we call it as standard solution। अब मान लो मैंने इसके यहां तक भर दिया था, 10 ml तक भर दिया, मान लो यहां 4 ml है। मान लो बच्चों मैंने इसे इस नोब को खोला और ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने इसमें गिराया और मैं साथ के साथ इस सोल्यूशन को शेक करूंगा ताकि इसकी इसके साथ
कंप्लीट रिएक्शन होने में मैं मदद करूं, मिक्स कर रहा हूं उन्हें। जैसे मैं इसके कुछ वॉल्यूम गिरा रहा हूं तो ये लेवल जो है लिक्विड का लेवल ब्यूरेट में नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? व्हाट विल हैपन, अगर मैंने यहां से इसे नोब खोली और ये सोल्यूशन गिर रहा है नीचे, तो इसका लेवल घटेगा। तो अब जब से 10 ml से ये नीचे गिर रहा था और मैंने इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला मटेरियल, और ऐसा हुआ जब मैं मान लो जब ये लेवल गिर के 7 ml तक आ गया, क्या आपको ये फिगर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए मेरी तरफ से, या बहुत छोटे दिख रहे हैं? मतलब इवन यू कैन टेक द आइडिया। अच्छा सर ने 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ml 8 ml 9 ml 10 ml लिखा है, ठीक है। तो मान लो मुझे एक बात बताओ, मैंने ना ड्रॉप बाय ड्रॉप इसे गिराया इसके अंदर, और ये लेवल 10 से गिर के 7 तक आ गया, तो आप मुझे ये बता सकते हो इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम इसके अंदर जा चुका है? हाँ, क्यों 7 ml नहीं चला गया? 7 ml नहीं चला गया? अगर ये लेवल गिर के 7 तक आया, तब तक इस सॉल्यूशन का कितने ml इसके अंदर जा चुका था? अच्छा 3 कैसे, वो समझाना है मुझे आपने। यू हैव टू टीच मी 3 कैसे, क्योंकि 7 ml अगर यहां तक है तो वो ब्यूरेट के अंदर ही तो है, वो थोड़ा ना इसके अंदर गया। यही कहोगे ना कि सर 7 ml तो इसके अंदर ही है ना। इसके 10 ml से स्टार्ट किया और लेवल जैसे जैसे नीचे गिरा 7 तक आया, 3 ml इसके अंदर चले गए, और अंदर मैंने देखा वो जो मेरा रेड कलर का सोल्यूशन था ना, वो धीरे से अपना कलर शेड बदल रहा है, येलो होने लग गया, ग्रीन होने लग गया, ऑरेंज होने लग गया। यानी कि जैसे मैंने इसके कुछ वॉल्यूम इसके अंदर डाले, इसके अंदर एक कलर चेंज होने का आभास आने लगा। मेरी आंखों को लग रहा है अंदर कलर चेंज हो रहा है। मैंने तुरंत उसी समय इसको रोक देना, डालना बंद कर देना है और इसको शेक करना है। अगर वो कलर गायब हो गया, पहले आ रहा था फिर गायब हो गया, फेड हो गया, इसका मतलब अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। यानी कि इसका मतलब अभी भी इसके अंदर जो आपने एसिड डाला है वो 100% न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, अभी भी इसके अंदर कुछ एसिड शेष है। यानी कि आपने बेस की उतनी क्वांटिटी नहीं डाली है जो उस एसिड को 100% न्यूट्रलाइज कर दे। फिर मैंने उसी 7 ml के लेवल को गिराया, थोड़ा नीचे किया, 6 ml तक गिराया। मतलब मैंने कितना वॉल्यूम डाल दिया? 4 ml। और अब अंदर परमानेंट येलो कलर आ चुका था। मेरा रेड कलर जो था वो परमानेंट येलो में बदल गया। तो ये इस इंडिकेटर डाई का कमाल है। वो डाई हमें ये बताती है कितनी देर तक आपको ये सोल्यूशन इसमें मिलाना है, कब तक मिलाना है। जिस समय इसके अंदर का कलर परमानेंट चेंज हो गया और उस परमानेंट चेंज होने का आभास आपकी आंखों ने द मोमेंट पकड़ लिया, उसके बाद और नहीं गिराना शौक के लिए कि चलो रेड से येलो मिलाते हैं, मजा लेते हैं। और द मोमेंट आपने यहां पे रेड कलर को धीरे धीरे येलो कलर में बदलते देखा और शेक किया, येलो कलर फेड हो रहा है, फिर से रेड ही दिख रहा है, आपको और डालना है। लेकिन जैसे एक ऐसा वॉल्यूम, इतनी क्वांटिटी का वॉल्यूम आपने इसमें गिराया, रेड कलर पहली बार परमानेंट येलो में कन्वर्ट हो गया। आप शेक कर रहे हो, येलो कलर जा ही नहीं रहा, परमानेंट येलो। स्टॉप एडिंग एनी सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट। उस समय मैं ये बोलूंगा मेरी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट का मतलब इट इज गिविंग यू द मैसेज, स्टॉप एडिंग सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट, एंड इट। उस एंड पॉइंट पे होता क्या है? उस एंड पॉइंट पे ये होता है, आपने जो अगर ये सोल्यूशन गिरा के 6 ml तक ले आए, तो इस सोल्यूशन के अंदर एसिड की और बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो चुके थे। मैंने आपको बोला ना कि एसिड की मोलैरिटी मुझे नहीं मालूम, एसिड की नॉर्मेलिटी मुझे नहीं मालूम। मान लेता हूं कि इस एसिड की नॉर्मेलिटी है x इसकी नॉर्मेलिटी है। तो अगर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं
एसिड की, तो x इंटू 20 ये बन गए मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड जितने आपने यहां पे डाले थे। और अगर आपने यहां से 10 से लेकर 6 तक 4 ml वॉल्यूम सोल्यूशन के अंदर डाल दिया और इसकी मोलैरिटी 0.1 है, मान लेता हूं कि ये भी इसकी नॉर्मेलिटी है, और अगर इसकी 4 ml क्वांटिटी सोल्यूशन में जाने पे यहां परमानेंट कलर आ गया, एंड पॉइंट आ गया, जिसको मैं सही शब्दों में बोलूं तो इक्वलेंट पॉइंट बोलना चाहिए, क्योंकि जिस समय यहां परमानेंट कलर चेंज हो गया, यू आर नॉट नाउ एडिंग फर्दर एनी सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट इनटू दिस। इसका मतलब उस समय इसका जितना वॉल्यूम 4 ml के अंदर इसके जितने इक्वलेंट थे, 4 ml में इस बेस के जितने इक्वलेंट थे, उन्होंने जाके अंदर एसिड के इक्वलेंट पूरे पूरे न्यूट्रलाइज कर दिए। उस समय मैं बोलूंगा 0.1 नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम 4 ml, 0.4 मिली इक्वलेंट बेस के आपने डाल दिए हैं, और वो 0.4 मिली इक्वलेंट बेस के एसिड के 0.4 मिली इक्वलेंट इसके 20 ml में थे। यहां से आपको यह समझ में आया, इसके 20 ml में जो आपने इसके मिली इक्वलेंट लिए हैं वो 0.4 है। तो यहां से आप 20 इंटू एक्स को 0.4 से इक्वेट करके x की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, और अगर आप उसकी नॉर्मेलिटी बता रहे हो तो मैं कहूंगा आपने सक्सेसफुली टाइट्रेशन कर दी। तो इंडिकेटर का काम क्या था? इंडिकेटर का यह काम था कि वो आपको यह बताए कि कब आपको यह वाला सॉल्यूशन ऐड करना बंद कर देना चाहिए, किस समय आपके इसके इतने इक्वलेंट, इसका जितना भी वॉल्यूम आपने यहां मिलाया है, इसके कितने वॉल्यूम डालने पर अंदर परमानेंट कलर चेंज आएगा, यानी कि इसका कितना वॉल्यूम मिलाएं ताकि नंबर ऑफ इक्वलेंट्स इन द वॉल्यूम ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ द इक्वलेंट्स इन 20 ml ऑफ दिस एसिड, दे शुड बी इक्वल। मैं बोलूंगा इक्वलेंट पॉइंट आ गया, और इक्वलेंट पॉइंट हमारे लिए एंड पॉइंट होना चाहिए आइडियली, यानी कि जिस समय कलर चेंज हो उसी समय हमें पता लग जाना चाहिए कि अंदर इक्वलेंट पॉइंट आ गया। इज दिस मेथड क्लियर टू यू कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन, कि हमने किस तरीके से इसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकाली? तो हम कर क्या रहे हैं, जितना वॉल्यूम इसके अंदर मिलाएंगे उसकी मोलैरिटी फिक्स है, एक गिवन वॉल्यूम को अंदर डालने के पर परमानेंट कलर चेंज आएगा। अब जरूरी नहीं होता कि आपने पहले कोई डाई डाली उसी वक्त कलर आ जाए। कई डाइज ऐसी होती हैं, जैसे मैंने इसके अंदर डाई डाली कोई कलर नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से एक कलरलेस सॉल्यूशन डाल दिया, लेकिन जैसे मैं इसको मिलाता हूं इसके अंदर, वो कलरलेस सॉल्यूशन अंदर पिंक होना शुरू हो जाए, पर्पल होना शुरू हो जाए, ब्लू होना शुरू हो जाए, आपको लगे मेरा सॉल्यूशन तो कलरलेस था, उसमें हल्की हल्की कलर शेड क्यों आ रही है? फिर आप शेक करते हो सॉल्यूशन को और वो कलर गायब हो जाता है। इसका मतलब अभी और डालो। एक ऐसा मोमेंट आएगा, जिसके लिए मैं वर्ड बोल रहा था, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इसका इतना वॉल्यूम इस सॉल्यूशन में मिला चुके होंगे कि पहली बार जब आपको एहसास होगा कि परमानेंट कलर आ गया, यू स्टॉप एडिंग एनी सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट। मैं बोलूंगा इक्वलेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि इक्वलेंट पॉइंट आने का मतलब ये होता है जिस समय एसिड और बेस के, यानी कि 4 ml वॉल्यूम में जितने इक्वलेंट यहां के बेस के थे, उतने ही इक्वलेंट इस 20 ml सॉल्यूशन के थे, और वो बराबर बराबर कंप्लीटली रिएक्ट कर गए। पर हमारी आंखों को, ह्यूमन आई को ये वरदान है कि हम जैसे यहां पे कलर चेंज होता है, वो एक्चुअल में बहुत पहले हो चुका होता है, जो हमें थोड़ी देर बाद समझ में आता है। हमारी आईज को जिस समय एग्जैक्टली इसके इक्वलेंट और इसके इक्वलेंट बराबर हुए, उस समय सॉल्यूशन के अंदर कलर हम पकड़ नहीं पाते। दिस इज द ह्यूमन आई एरर, चाहे आपको चश्मा ना भी लगाओ। आपको जो एक्चुअल में कलर जिस वक्त परमानेंटली आभास आ रहा था ना, परमानेंट कलर जब आपको फील हुआ कि अंदर परमानेंट शेड आ गई, उससे थोड़ा पहले ही, यानी कि जो आपने 4 ml वॉल्यूम इसके अंदर डाला है ना, एक्चुअली तो 3.8 ml ऐड करने पर इसका कलर चेंज हो चुका था। हमारी आंखें उसे देर से पढ़ती हैं, या कई बार हमारी आंखें जल्दी पढ़ लेती हैं, कई बार हमारी आंखों को देर लगती है। यानी कि जैसे यहां पे कलर पहली बार चेंज होता है ना, हम डिलेमा में होते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा और मिलाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो एरर जरूर मिलता है इक्वलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में।
आइडियली हम चाहते हैं एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट यू। आइडियली हम चाहते हैं जिस समय आप बेस के इक्विवेलेंट और एसिड के इक्विवेलेंट बराबर बराबर इस बिक्रिया में आ चुके हैं, उसी समय हमें आइडिया मिल जाए, उसी समय हमारा इंडिकेटर एक्टिव हो जाए। पर कुछ प्रॉब्लम ये, इंडिकेटर तो एक्टिव था शुरू से, हमारी आईज एक्टिव नहीं है। हमें उस इक्विवेलेंट पॉइंट तक आने से थोड़ा पहले, कई बार पहले हम कंफर्म हो जाते हैं और कई बार उस इक्विवेलेंट पॉइंट के आने के बाद हम कंफर्म हो पाते हैं। मतलब हमारा एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच का एक एरर है, यानी कि या तो हमारा एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट से थोड़ा पहले है या हमारा एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट के थोड़ा बाद है। इनफैक्ट मुझे ऐसा बोलना चाहिए, आइडियली वी वांट कि हमारा एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट सेम हो, तब मैं बोलूंगा आपने परफेक्ट टाइट्रेशन की है। पर कुछ ना कुछ एरर ह्यूमन आई के ड्रॉबैक के कारण हमेशा होंगे, चाहे विदाउट स्पेक्स हो, चाहे नंबर है चश्मे का, चाहे गॉगल्स लगा के करो, चाहे परफेक्ट विदाउट नेकेड विद नेकेड आई करो। मतलब आप जो भी नॉर्मलिटी निकाल रहे हो इस सोल्यूशन की, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगी। और ये एहसास आपको कब होगा कि आप में आपके एक्सपेरिमेंट में एरर है? तो स्कूल के लोग आपको ये बोलेंगे, टीचर परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स। मान लो अस्मिता ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और उसको लगा कि यहां 4 ml यानी कि 6 ml तक आने तक, 4 ml सोल्यूशन इसके अंदर जाने में, तब एंड पॉइंट आया। अगली बार अस्मिता जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि इस सोल्यूशन का 6.5 ml जब यहां तक, यानी कि 3.5 ml ऐड करने तक, 10 से 3.5 का डिफरेंस मतलब 6.5 पे जब लेवल आया, उस समय नीचे कलर चेंज हो गया। उसके हिसाब से जैसे ही आपका वॉल्यूम बदलेगा, मोलैरिटी तो फिक्स है, वॉल्यूम जैसे ही आपका बदला, आपकी इस कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा। तीसरी बार एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको फिर से कोई डिफरेंट वैल्यू यहां पे दिखेगी, क्योंकि हमारी आईज उस परफेक्ट शार्प चेंजेस ऑफ कलर को देख नहीं पाती प्रॉम्प्टली। इसलिए 3 बार करोगे आप एक्सपेरिमेंट, तो अगर मैंने यहां पे 0.4/20 निकाली, हो सकता है सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट करूं, मैं ये कैलकुलेट करूं 0.38/20, और हो सकता है कई बार मैं कैलकुलेट करूं 0.41/20। तो जो मेरी नॉर्मेलिटी की 3 वैल्यूज आएंगी वो हर बार डिफरेंट आएंगी। उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त एरर आना। और कुछ बच्चे बड़े ध्यान से एक्सपेरिमेंट करते हैं शौक शौक में पहली बार, और उनकी परफेक्ट फटाक फटाक हर बार सेम वैल्यू आती है, तो एग्जामिनर भी हैरान होता, ओहो व्हाट ए ग्रेट प्रिसीजन। तो जब आपको मान लो 3 नॉर्मेलिटी की वैल्यू मिल गई और आपको किसी ने बोला फाइनल नॉर्मेलिटी बताओ इस सोल्यूशन की, तो आप इन तीनों का एवरेज निकाल के बता देते हो। क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया पता लगा कि कैसे किया जाता है लैब में? Are you clear about this idea of carrying out this experiment in the lab? Any doubt or any query? So can I end up the meeting now? Time हो ही चुका है. Okay. So see you in the next class. मैं अभी तुरंत इमीडिएटली आपको होमवर्क में एडिशन करके बता रहा हूं, जो आज के टॉपिक पे बेस पे आप कर सकते हो। एलिमेंट्री शीट में बफर सोल्यूशन का मैंने होमवर्क असाइन नहीं किया था कल, तो आई गॉट द शीट। तो मैं एलिमेंट्री शीट में से बफर के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट राइट नाउ इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेलकम वेलकम।